guys, a very good afternoon to all of you. Welcome back to Venus Law classes. So guys, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बिकॉज ये आपके जनरल प्रिंसिपल्स का पार्ट है. जब भी किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है तो आप इन रूल्स को लगाते हो कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन 5 के, इट शुड बी प्रेजेंट. सो चैप्टर 2 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज. ये जो आपका चैप्टर है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सो प्रोविजंस ऑफ पार्ट ए, इट इज एप्लीकेबल टू बोथ immovable property as well as movable property. However, the provisions of part 2 they are only applicable in case of immovable property. ये आपका 5 सेक्शन नंबर 5 to 37 होगा and it is 38 to 53A. So let's start with the discussion. In the following sections, transfer of property means, तो ये आपका सेक्शन 5 का ही चार्ट है. An act by which a living person conveys property in present or in future to one or more other living persons or to himself and one or more other living persons, and to transfer property is to perform such act. So guys, अभी हमने सिर्फ इसको पढ़ा है, अब हम इसको डिटेल्स में समझेंगे. So let's start with this. Transfer of property is an act. इसका क्या मतलब है? So act, कैसा act? Act का मतलब होता है it is an activity, it is a process, कि कुछ किया जा रहा है. So जो person है ट्रांसफर करने वाला, वो कोई एक एक्टिव एक्ट कर रहा है अपने पार्ट पे. So who is willing to transfer? So such a transfer by act, it excludes transfer by operation of law which are not inter vivos. तो अगर कोई भी ट्रांसफर हो रहा है ऑपरेशन बाय लॉ, तो वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है बाय वर्च्यू ऑफ लॉ. तो हम वहां पे ये नहीं कह सकते कि ट्रांसफरर ने कोई एक्ट किया, सो दैट इज वाई उसको हम टीपीए में कवर नहीं करते हैं. सो यहाँ पे अब एक्ट क्या हो सकता है? जैसे किसी ट्रांजैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना. तो अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहती हूँ, आप मेरी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हो, हम दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद पेमेंट्स एक्सेट्रा होगा एंड दैट इज हाउ द ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस. सो यहाँ पर एक्ट क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट में आना. सो देन हमने देखा कि लिविंग पर्सन्स, कि जो ट्रांसफरर है वो भी लिविंग पर्सन होना चाहिए एंड द ट्रांसफरी वो भी लिविंग पर्सन होना चाहिए. तो यानी कि इट इज द ट्रांसफर इंटर वाइवस वेयर द ट्रांसफरी एंड द ट्रांसफरर बोथ आर लिविंग पर्सन्स, जीवित व्यक्ति. नाउ यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन में ये चीज बता दी गई कि लिविंग पर्सन में इंक्लूड होंगे दोनों, नेचुरल एज वेल एज ज्यूरिस्टिक पर्सन्स. तो ज्यूरिस्टिक पर्सन जैसे कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. तो अगर सपोज एक कंपनी है, अगर मैं अपनी कुछ एसेट्स को कंपनी को ट्रांसफर करना चाहती हूँ, तो क्या वो ट्रांसफर होगा? आंसर विल बी यस. So transferee must be in existence at the time of making of the transfer, and so the case is same with regard to the transferee also. So transferee both should be living. Now अगर सपोज करो कि ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर इज बीइंग मेड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तब क्या ट्रांसफरर ने कोई एक्ट किया? आंसर इज नो. So that is why it is also not a transfer within the meaning of section 5 of TPA. So जो भी ट्रांसफर होते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ या फिर बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, देखो ऑर्डर ऑफ कोर्ट में फिर भी मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया था कि एक्सेप्शन होता है. जैसे अगर मोर्टगेज के केस में फोरक्लोजर का डिक्री आ जाए तो दैट इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ कोर्ट, बट स्टिल हम उसको टीपी में कवर करते हैं. आंसर इज यस. तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस को माइंड में रखना है साथ के साथ. तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. इफ यू विश टू see the video तो आप देख सकते हो, you can watch the video. Raghuveer Singh versus Jai Indra Bahadur Singh, this is the relevant authority on the same. Now अब यहाँ पे देखो क्या होता है, in the cases of transfer क्या हो सकता है कि या तो आप किसी एक राइट को
आउट ऑफ ऑल द राइट आप किसी एक राइट को ट्रांसफर करोगे या फिर आप सारे ही सारे राइट्स को ट्रांसफर कर दोगे किसी एक प्रॉपर्टी में. सपोज दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द हाउस, तो इट कंप्राइजेस ऑफ सो मेनी राइट्स. तो यहाँ पे काफी सारे राइट्स होते हैं. सो इट इज अप टू यू कि आप सारी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो, सारे ही राइट्स दूसरे पर्सन पे कॉन्फर करना चाहते हो, या आप कोई एक राइट आउट ऑफ ऑल देना चाहते हो. तो इट डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफरर. जैसे अगर मैंने सेल करी, इफ आई हैव एलिनिएटेड द प्रॉपर्टी, तो मैं सारे राइट्स कॉन्फर करना चाहती हूँ. बट इन द सिमिलर केस अगर मैं सिर्फ मॉर्गेज करती हूँ, प्रॉपर्टी को गिरवी रखती हूँ विद द इंटेंशन दैट जब मैं मनी को रीपे कर दूंगी तो प्रॉपर्टी मुझे वापस मिलेगी, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक राइट दूसरे पर्सन को दे दिया, एक राइट क्रिएट कर दिया कि आप मेरी प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते हो अगर मैंने पैसा नहीं लौटाया. तो क्या आप ओनर बन गए? आंसर इज नो. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, in general sense, transfer of property connotes the passing of rights in the property from one person to another. In one case, there may be a passing of the entire bundle of rights, or in other case, there can be one of the estate only out of so many rights. जैसे these may be the cases, there may be the cases where there is a reduction of the exclusive interest in the totality of the rights of the original owner. जैसे सपोज करो कि पहले ये मेरा घर है सिर्फ, अभी मैंने इसको हाफ बेच दिया, तो अब यहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे जॉइंट ओनर हो गया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रॉपर्टी है, अब मैं सारी प्रॉपर्टी की ओनर थोड़ी ना रही, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया इन शेयर. तो इज इट अ ट्रांसफर? आंसर इज यस. मूविंग फर्दर, बाकी के एसेंशियल्स देखते हैं. सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कन्वे. कन्वे का क्या मतलब होता है, इसके लिए एक बहुत ही रेलेवेंट टेस्ट होता है कि क्या एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ या नहीं, कि क्या वहां पर कन्वेंस हुआ या नहीं, हमें वो जानने की नीड पड़ती है. So conveyance means any act of transfer by which certain new title or interest are created in the transferee which he did not have before the transfer. एक ऐसे ट्रांसफरी, सपोज करो कि आप ट्रांसफरी हो, आपके पास अगर वो पहले से राइट एग्जिस्ट नहीं करता, और क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया उसी के कॉन्सिक्वेंस से आपको वो राइट मिला, तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि वेदर देयर इज कन्वेंस. आंसर इज यस. तो आप इस एग्जाम्पल को प्लीज खुद से पढ़ सकते हो. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम. अब यहाँ पे देखो, एनी ट्रांजैक्शन विच हैज द इफेक्ट ऑफ कन्वेइंग द प्रॉपर्टी, then it will be called the property has been transferred. तो टेस्ट क्या होता है, आपको हमेशा ये देखना होता है कि क्या न्यू राइट्स और इंटरेस्ट क्रिएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे. इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर का क्या मतलब होगा. सो गाइस, एक क्वेश्चन उठा है केस में कि ये जो इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर है, इज इट द टर्म दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द कन्वेंस, या फिर ये इस टर्म को हमें पढ़ना होगा किसके साथ, प्रॉपर्टी के साथ, क्योंकि सेक्शन में तो दोनों ही टर्म को आपने रेफर किया. सो गाइस, आपको याद रखना है कि प्रॉपर्टी शुड बी इन एग्जिस्टेंस. तो फ्यूचर प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की हम बात नहीं कर रहे. प्रॉपर्टी इट शुड बी एग्जिस्टेंट, होनी चाहिए एग्जिस्टेंस में. और ये जो इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर है, दिस इज टू बी रेड विद द टर्म कन्वेयंस. आप कन्वेयंस के साथ इसको पढ़ोगे. सो मीन्स ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी विच विल टेक प्लेस इमीडिएटली और मे बी एट अ फ्यूचर डेट. सो अब आप यहाँ पे देखिए, इन जुगल किशोर वर्सेस रॉ कॉटन मिल कंपनी लिमिटेड 1955, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर वर्ड है, ये क्वालिफाई करता है किसको, द टर्म कन्वेयंस एंड नॉट द टर्म प्रॉपर्टी. सो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. दिस इज द रेलेवेंट थिंग फ्रॉम द केस लॉ ओनली. नाउ, to another person, to the transferee, and the transferee should be living person. Transferee की competency के लिए required नहीं है कि the person he should be the major, sound mind, etc.
Transfer can take place in favor of an ventresamere, that is the child in mother's womb. हम उसको क्या करते हैं, हम उसे लिविंग पर्सन की कैटेगरी में ही मानते हैं. So now can there be a transfer of property in favor of idol? तो यहाँ पे ये बोला गया कि इवन दो आइडल्स को हम मानते हैं कि yes they are the juristic persons, but they are not capable of holding the property within the meaning of section 5. So this is also a relevant case law. Now proceeding further, अब हमें क्या करना है कि मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगी, तो आपको बताना है कि वेदर देयर इज अ ट्रांसफर दैट इज टेकिंग प्लेस और नॉट, कि यहाँ पर क्या ट्रांसफर हो रहा है. आपको मैं टेस्ट पहले ही बता चुकी हूँ कि कन्वेंस होनी चाहिए, एंड द मीनिंग ऑफ द कन्वेंस इज वेदर देयर इज अ क्रिएशन ऑफ न्यू टाइटल और इंटरेस्ट. फैमिली सेटलमेंट एंड फैमिली अरेंजमेंट. तो फैमिली सेटलमेंट में क्या होता है कि आपके पास पहले से ही कोई शेयर तो होता ही है, बस उसके बाद वो क्या हो जाता है कि जो आपका प्री एग्जिस्टिंग टाइटल है वो स्पेसिफिक हो जाता है. फिर आपको पता चल जाता है कि यस देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द शेयर विच यू आर ऑलरेडी हैविंग. तो यहाँ पे न्यू तो कुछ नहीं हुआ. फैमिली सेटलमेंट के केसेस में आप इसको ट्रांसफर नहीं कहोगे. सिमिलर इज द केस विद कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज में भी आपके जो डाउटफुल क्लेम्स होते हैं उसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है, तो आप यहाँ पे भी नहीं कहोगे इट डज नॉट अमाउंट टू ट्रांसफर. फिर सरेंडर. क्या सरेंडर को आप बोल सकते हो कि इट इज ट्रांसफर? आंसर इज नो. देखो आपको लगेगा कि सरेंडर के केस में ट्रांसफर होगा, बट अगर आप बुक्स को रेफर करोगे आपका गलत नहीं जाए तो आप इसको पढ़ो, गिव इट अ रीड. सरेंडर मीन्स मर्जिंग ऑफ अ लेसर or smaller interest with a greater interest in such a manner that the greater interest is not enlarged. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मर्जिंग हो रही है किसी स्मॉलर इंटरेस्ट की ग्रेटर इंटरेस्ट के साथ इन सच अ मैनर कि आपका जो ग्रेटर इंटरेस्ट है वो बढ़ नहीं गया. अगर सपोज करो कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को क्या किया, टेनेंसी की, मतलब किराए पे दी अपनी प्रॉपर्टी. अब सपोज करो कि 30th को महीना ओवर होना था, बट दूसरा पर्सन 10 को ही मकान खाली कर कर चला गया. ही लेफ्ट द प्रॉपर्टी विद इन द 10 days. तो वहां पे ही हैज सरेंडर हिज राइट ऑफ टेनेंसी. उसने सरेंडर किया, तो आपने अपनी प्रॉपर्टी का एक राइट दिया था दैट इज ऑफ टेनेंसी. अब जब आपको वो प्रॉपर्टी वापस मिली आफ्टर द सरेंडर, क्या आपका जो राइट था प्रॉपर्टी में बढ़ गया? इज इट इंक्रीज्ड? आंसर इज नो. आप इसको पढ़ सकते हो. सिमिलर इज द केस विद द रिवर्जनर्स, बिकॉज पहले 1937 अगर हम एक्ट की बात करें तो वहां पे हमने जो विडोज को राइट दिया था वो सिर्फ लाइफ एस्टेट का दिया था. तो उसके बाद अगर रिवर्जनर्स को प्रॉपर्टी मिलती है तो वो तो वैसे भी उनकी प्रॉपर्टी होती थी, तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते इट विल नॉट अमाउंट टू ट्रांसफर. बट दैट इज नॉट द केस विद रिलीज. रिलीज के केस में ट्रांसफर होता है, समझते हैं इसको भी. It will amount to transfer of property if a large interest falls into the smaller and that smaller interest is enlarged. तो वहां पे क्योंकि क्रिएशन हो रहा है न्यू टाइटल का, फिर उस केस में हम कह सकते हैं कि इट इज ट्रांसफर ऑफ, मतलब इट इज ट्रांसफर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 5. तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल को वाइस से वर्सा कर दोगे तो आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे. नाउ रेलिंक्विशमेंट. सो गाइज रेलिंक्विशमेंट के लिए भी आपको लगेगा कि कुछ चीज जा रही है, बट क्या वो चीज किसी पे कॉन्फर भी हो रही है? क्या देने वाले की ये इंटेंशन है कि मैं इस राइट को कॉन्फर कर रहा हूँ? वो भी तो चीज देखनी पड़ेगी. आपको लग सकता है कि रेलिंक्विशमेंट इट इज अ ट्रांसफर, बट आंसर इज नो, इट इज ऑल्सो नॉट ट्रांसफर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 5. It is giving up of one's right or interest which has an effect of extinction of one's right in the property. There is no intention that the person relinquishing his interest in conveying that interest in favor of another person. आप अपना शेयर छोड़ रहे हो, फिर किसी दूसरे पर्सन पे क्या वो कन्फर कर रहा है, तो वो हमें यहाँ से पता नहीं चलता. So that is why हम इसको भी ट्रांसफर नहीं मानते. So guys, surrender, रिलीज और रेलिंक्विशमेंट में आप किसको ट्रांसफर बोलते हो? सिर्फ रिलीज को.
ये मैं बुक से रेफर करके आपको बता रही हूँ। तो अगर सपोज करो कभी ऑब्जेक्शन भी अराइज होता है, सो एटलीस्ट यू विल बी हैविंग समथिंग टू सपोर्ट योर आंसर। Similar is the case with charge. Charge is not a transfer of property, but mortgage transfer होता है। So charge आप क्यों create करते हो? To secure certain payments out of the property. So अगर suppose करो कि आप नहीं पेमेंट करते हो तो that can be taken out of the property. So यहाँ पर भी क्या है? It is only a right of payment out of the property and not a transfer. Lastly, a very important question, it has been asked in various examination कि whether partition, whether it amounts to transfer or not. So guys, आपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, इसका कॉन्सेप्ट देखा होगा, फैमिली लॉ हिंदू लॉज में आपने देखा होगा। सो गाइज, हिंदू में इसलिए कह रही हूँ कि मुस्लिम लॉ में देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और जॉइंट फैमिली। जॉइंट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता मुस्लिम लॉ में, सिर्फ सेपरेट प्रॉपर्टी का होता है। तो यहाँ पे अगर सपोज करो कि यहाँ पे पार्टीशन हो रहा है, तो पहले आप को पार्टनर तो पहले से हो ही, तो आपका शेयर तो है, बट दैट शेयर इज नॉट फिक्स्ड वन, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। But once the partition has taken place in the joint family property, your share is ascertained, आपका शेयर को फिक्स कर दिया जाता है। So you are getting something which you were already having. So that is why it is also not transfer within the meaning of TPA. VN Sareen versus Ajit Kumar. Guys, MCQ के लिए case law very relevant. It is very important. So it is VN Sareen versus Ajit Kumar. आप इसको प्लीज याद कर लेना, इट हैज बीन आस्क्ड इन सो मेनी एग्जाम्स। आई होप आपको सेक्शन नंबर 5 टीपीए का समझ आया होगा। क्या आप खुद को ही ट्रांसफर कर सकते हो? कैन अ पर्सन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ? आंसर इज यस, बट इट शुड बी इन डिफरेंट कैपेसिटीज। तो यहाँ पे कैपेसिटीज क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। क्या ऐसे हो सकता है कि सपोज मैं वीनस, मैं खुद को और प्लस अदर पर्सन्स को प्रॉपर्टी देना चाहूँ? सो इज इट पॉसिबल? आंसर इज यस, ये भी पॉसिबल है। सो एक पर्सन खुद को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, दो इन डिफरेंट कैपेसिटीज, और एक पर्सन खुद को और अलॉन्ग विद दैट किसी और को, सो एक, दो या दो से ज्यादा लोगों को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। क्या आप किसी कंपनी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो? आंसर इज यस। सो ज्यूरिस्टिक पर्संस को कर सकते हो? आंसर इज यस। सो इसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि सेक्शन नंबर 5 टीपीए कहता है कि ट्रांसफरी दोनों ही लिविंग पर्सन्स होने चाहिए, कन्वेंस होनी चाहिए, दैट इज द क्रिएशन ऑफ द न्यू टाइटल और इंटरेस्ट, ये चीज होनी चाहिए। इट शुड बी थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्टी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आना। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया होगा।